हेलो एवरीवन। आईपीएल में एक से एक ओवरसीज प्लेयर्स रहे हैं जिन्होंने अपनी छाप छोड़ी है इस टूर्नामेंट में, जिसने इस टूर्नामेंट को यहाँ तक लाने में बहुत मदद की है। ये ऐसे सुपरस्टार्स रहे हैं जिन्होंने ना सिर्फ गेम बदला है बल्कि आईपीएल को एक नए पड़ाव तक ले गए हैं। इसीलिए मैंने सोचा आज क्यों ना हम ग्रेटेस्ट ओवरसीज 11 पे बात करें। ये टीम नहीं है 11 लोगों की, ये 11 ऐसे प्लेयर्स हैं जिनने सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किया है। 1 to 11 तक उनको रैंक किया गया है। चलिए आप देखिए ये वीडियो और आप बताइएगा क्या आपकी रैंकिंग भी यही है या इनमें से कौन सी ऐसी रैंकिंग है जिसे आप चेंज करना चाहेंगे। तो सबसे पहले 11वें नंबर पे जिस प्लेयर को मैंने लिया है वो है जॉस बटलर। काफ़ी लोग कह सकते हैं कि इन्हें थोड़ा ऊपर भी होना चाहिए था, जिस हिसाब से इनकी बैटिंग है। ऑरेंज कैप विनर हैं, गुजरात के लिए बहुत अच्छा किया है, राजस्थान के लिए बहुत अच्छा किया है, पहले मुंबई के लिए भी खेल चुके हैं। वेरी वेरी कंसिस्टेंट बैट्समैन। अगर सिर्फ बैटिंग के ऊपर देखें तो शायद इनसे बेहतर आईपीएल बैट्समैन मिलना बहुत मुश्किल है, बट इस लिस्ट में ये 11वें नंबर पे इसलिए आते हैं द ओनली रीज़न क्योंकि इनसे बेहतर बैट्समैन हो या ना हो, लेकिन ऐसे बैट्समैन हैं जिन्होंने या तो अपनी कैप्टनसी से या तो अपनी फ्लेयर से या तो अपने स्टाइल से आईपीएल को ज़्यादा बड़े पड़ाव तक ले गए हैं। जॉस बटलर एज अ बैट्समैन ब्रिलियंट है, बट क्या उनके इतने फैंस हैं? क्या उन्होंने गेम को इतना ज़्यादा इम्पैक्ट किया है कि आप उन्हें ऊपर रख पाएं? मेरे हिसाब से इसलिए इस लिस्ट में जॉस बटलर 11वें नंबर पे आते हैं। बट स्टिल कंसिडरिंग कि इस आईपीएल में हर साल कितने ही ओवरसीज बैट्समैन आते हैं, कितने ही ओवरसीज प्लेयर्स आते हैं, तो हिस्ट्री के आईपीएल में अगर आप 11वें नंबर पे जगह बना लेते हैं तो इट शोज़ कि भाई जॉस बटलर किस कैलिबर के बैट्समैन रहे हैं, किस कैलिबर के वो आईपीएल के लिए सर्वेंट रहे हैं, कितनी अच्छा उन्होंने हर टीम के लिए खेला है। तो 11वां नंबर मेरे हिसाब से जॉस बटलर को देता हूँ। उनसे ऊपर आता है राशिद खान। मेरे ख्याल से राशिद खान को अगर आप देखें, उनका जो करियर रहा है पिछले एक दो सीज़न भले ही इतने अच्छे नहीं रहे हों, लेकिन जब से वो आए थे, पहले सनराइजर्स के लिए खेले, फिर गुजरात के लिए खेले और दोनों ही टीमों ने टाइटल भी जीते हैं, दोनों ही टीमों ने बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया है, प्लेऑफ में बहुत अच्छा खेला है। उसका मेजर रीज़न रहा है राशिद खान के 4 ओवर्स। और धीरे धीरे हमने देखा कि बैटिंग भी इम्प्रूव हुई है। राशिद खान के साथ सबसे अच्छी बात क्या थी? जो उनकी लेग स्पिन थी उसे पहले तो कोई रीड नहीं कर पा रहा था। दूसरी बात ये थी पिच से जो जिप मिलती थी। जनरली हम लेग स्पिनर देखते थे जो 75-78 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉलिंग करते थे, बट ये जब इन्होंने बॉल फेस करना चालू की तो 85, 90, 95 तक जाती थी, जिसकी वजह से अगर बैट्समैन रीड नहीं कर पाया तो उसके पास टाइम नहीं है कि वो पिच समझ पाए। और इनकी गोली इतनी डिफिकल्ट थी टू रीड, इसलिए इनके 4 ओवर में यू आर अश्योर्ड कि भाई 22 रन मिलेंगे, 21 रन मिलेंगे और एक या दो विकेट ये निकाल ही लेंगे। तो इतने इम्पैक्टफुल अगर आप 4 ओवर देते थे तो आप एक तरह से अपनी टीम को, अपने ओपोनेंट को सिर्फ 16 ओवर के लिए रिस्ट्रिक्ट कर देते थे कि भाई उन्हें बाकी 16 ओवर में ही रन बनाने हैं। और इतना बड़ा इम्पैक्ट फॉर सच अ लॉन्ग पीरियड, 2017 में शायद ये आए थे, ऑलमोस्ट 7 या 8 साल हो गए और कंसिस्टेंटली वो परफॉर्म करना। इसलिए मेरे ख्याल से इस टीम में राशिद खान 10वें नंबर पे रहेंगे। द ओनली रीज़न कि इसके आगे आने वाले प्लेयरों ने और ज़्यादा इम्पैक्ट किया, और आईपीएल जब से शुरू हुआ है तब से अगर उन लोग का इम्पैक्ट देखें तो और ज़्यादा है। नहीं तो राशिद खान अपनी राइट में ही डिज़र्व्स टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आईपीएल प्लेयर्स ऑफ ऑल टाइम। फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो राशिद खान के बाद उनसे ऊपर जो आता है वो है ड्वेन ब्रावो। ड्वेन ब्रावो की भी अगर आप आईपीएल हिस्ट्री उठा के देखें, भाई बड़ी बड़ी टीमों के लिए खेले हैं, बड़ी बड़ी टीमों को टाइटल्स जितवाए हैं। डेथ में जो उनकी बॉलिंग थी, हम सब बोलते हैं लासिथ मलिंगा की डेथ की बॉलिंग, बट ड्वेन ब्रावो की बॉलिंग हमें भूलनी नहीं चाहिए। जो उनकी कटर्स थी, स्लोअर बॉल्स थी, और कितनी वेरिएशन थी स्लोअर बॉल्स में भी, ऑफ कटर, लेग कटर, आप उन्हें रेड नहीं कर पाते थे। मतलब उनके डेथ ओवर्स में आप 8 या 9 रन बना लें वो भी बड़ी बात होती थी। आज के दिन में शायद हमें हार्डली कोई ऐसा बॉलर मिलता है जिसके पास अपने ऑफ कटर्स, लेग कटर्स, कोई फास्ट बॉलर ऐसा हो जिसको अपने चेंज ऑफ पेस पे इतना कॉन्फिडेंस हो। बट ड्वेन ब्रावो उस ज़माने में T20 के डेथ के स्पेशलिस्ट थे। सोचिए जब T20 नया ही नया आया था तब भी उनके पास इतना कमांड था, इतना कंट्रोल था। और ये तो मैं सिर्फ बॉलिंग की बात कर रहा हूँ। फील्डिंग में अगेन वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स, बैटिंग में लोअर ऑर्डर में आके एट विल छक्के मारना। आई थिंक अगर एमवीपी की बात हो, सबसे महंगे प्लेयरों की बात हो, तो आज के डेट में अगर ऑक्शन होता तो मेरे ख्याल से ड्वेन ब्रावो एटलीस्ट 24-25 करोड़ से कम पे ना जाते, इतनी उनकी वैल्यू थी। इसलिए मुझे लगता है कि इस लिस्ट में वो राशिद खान और जॉस बटलर से ऊपर रहेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, उनसे ऊपर कौन है? जी हाँ, अभी जैसे मैंने बात की डेथ के स्पेशलिस्ट, आई थिंक कोई भी इस बात को डिनाई नहीं करेगा कि लासिथ मलिंगा ने अपना एक अलग ही नाम बनाया हुआ था। लासिथ मलिंगा जो डेथ में बॉलिंग करते थे, भाई अगर आपकी टीम को एक ओवर में 6 रन भी चाहिए और सामने लासिथ मलिंगा है
तो कोई ज़रूरी नहीं था कि आप मैच जीत लें, ये उनका कहर था। एंड इसीलिए मुझे लगता है कि लासिथ मलिंगा का इम्पैक्ट ना सिर्फ आईपीएल में बट ओवरऑल क्रिकेट में जो रहा है, जिस हिसाब से उन्होंने बताया है कि भाई एक स्लिंग आर्म से बॉलिंग करके भी कितनी एक्यूरेसी से आदमी यॉर्कर डाल सकता है, क्योंकि उनका एक्शन स्लिंग ही है, इसलिए बॉल काफ़ी नीचे से आती है, बहुत हाइट से नहीं आती, इसलिए यॉर्कर पढ़ना भी आसान होता है। इसलिए हमने देखा है कि मथीशा पथिराना उनके एक क्लोन हैं, और ईशान मलिंगा, काफ़ी लोग हैं जो उनका कॉपी करके क्रिकेट सीखे हैं। तो मतलब इम्पैक्ट देखिए आपका, प्लेयर का इम्पैक्ट इसी से पता चलता है कि भाई आपको देख के कितने लोग आपकी कॉपी कर रहे हैं। और लासिथ मलिंगा के साथ वो बात थी कि भाई जो वो चीज़ करते थे, जिस एक्यूरेसी से करते थे, जिस कंसिस्टेंसी से करते थे, वो करना बहुत ही मुश्किल था। मुंबई इंडियंस को काफ़ी टाइटल भी जितवाए। मुझे अभी भी याद है कि एक फाइनल्स था, उसमें कितने कम रन चाहिए थे, और लास्ट मलिंगा को पहले 3 ओवर में काफ़ी रन पड़ चुके थे, बट लास्ट ओवर में आके कंसिस्टेंटली उनने यॉर्कर डाली और मुंबई इंडियंस को एक टाइटल अपने उस लास्ट ओवर के बदौलत जितवाई। तो ये होता है इम्पैक्ट। इसीलिए इस लिस्ट में वो 7वें नंबर के ग्रेटेस्ट ओवरसीज प्लेयर्स में आएंगे। उनसे ऊपर जो रहेंगे वो हैं ए बी डिविलियर्स। अब कुछ लोग कह सकते हैं भाई ए बी डिविलियर्स इतने नीचे क्यों? उसका एक रीज़न मैं ये कह सकता हूँ कि भाई शायद उन्होंने टाइटल नहीं जीता, दूसरा वो बेंगलोर की ही पिच पे खेले, और शायद जब क्रंच मोमेंट आए तो शायद थोड़ा बहुत उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, बट इट डजंट टेक अवे फ्रॉम द फैक्ट कि एज अ बैट्समैन ही वॉज सेकेंड टू नन। जो इन्वेंशन थी, परहैप्स द ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑन दिस लिस्ट। अगर सिर्फ बैटिंग की बात करें, इनोवेशन की बात करें, पावर की बात करें, तो किसी भी चीज़ में वो किसी से पीछे नहीं है। एज अ फील्डर ब्रिलियंट, विकेट कीपिंग भी की। दिल्ली डेविल्स के साथ उन्होंने अपनी आईपीएल जर्नी की स्टार्ट की थी, बट जो उन्हें बेस्ट क्रिकेट खेला वो आरसीबी के लिए खेला। लोग कह सकते हैं कि शायद उन्हें लिस्ट में ऊपर होना चाहिए था, और मैं बिल्कुल भी आर्ग्यू नहीं करूंगा, बट ये मेरे हिसाब से बिकॉज टाइटल नहीं जीती इसलिए थोड़ा पीछे रखा है, और थोड़ा क्रंच मैचों में परफॉर्मेंस, बट कोई डिनाई नहीं कर सकता ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। अगर आप मुझसे कहें कि ही इज़ द ग्रेटेस्ट ओवरसीज प्लेयर, फिर भी मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई आप कुछ गलत कह रहे हैं, क्योंकि ये उनका टैलेंट था। लोग आते थे उन्हें देखने, भाई 360 जो रिवर्स लैप मारते थे, लैप शॉट्स मारते थे, आज लोग उतना ट्राई नहीं कर पाते हैं। आज भी लोग वो ऐसे ट्राई करने की कोशिश करते हैं और फेल हो जाते हैं, और ए बी डिविलियर्स उस ज़माने से करते हुए आ रहे थे। तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन, और इसलिए इस लिस्ट में वो रहेंगे 6ठे नंबर पे। उनसे ऊपर कौन है? अब देखिए, कीरन पोलार्ड। कीरन पोलार्ड के बारे में आदमी क्या कहे भाई। ऑलराउंडर, फील्डर, बैट्समैन, बॉलिंग, जिसमें मुंबई इंडियंस कहते थे उसमें वो शाइन करके आते थे। और कीरन पोलार्ड इतने ऊपर इसलिए हैं क्योंकि अगर आप उनका रिकॉर्ड देखें तो आप शायद कह सकते हैं कि भाई कोई ऐसा स्टैंड आउट परफॉर्मेंस नहीं है, कोई स्टैंड आउट एवरेज नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर आप इसमें ना बॉलिंग में ऐसा कोई स्टैंड आउट है, तो इस लिस्ट में क्यों है? क्योंकि ही वॉज अ मैन ऑफ बिग मोमेंट्स। जब सेमीफाइनल्स हैं, जब नॉकआउट्स हैं, जब फाइनल्स हैं, एलिमिनेटर्स हैं, प्ले ऑफ्स हैं, तब कौन सा प्लेयर मैन ऑफ द मैच बन रहा है, तब कौन सा प्लेयर स्टैंड आउट कर रहा है, तब कौन सा प्लेयर अपने बेस्ट दे रहा है, तो उसमें कीरन पोलार्ड बहुत आगे रहते थे। बड़े मैच का प्रेशर ऐसा लगता था उन्हें फील ही नहीं हो रहा है। हर बड़े मैच में जाते थे और ऐसे खेलते थे जैसे वो कोई ऐसे ही ऑर्डिनरी मैच हो। हर बार मुंबई इंडियंस के लिए ही हैज़ स्टूड अप टू बी काउंटेड, और इसीलिए मुझे लगता है कीरन पोलार्ड को शायद मुंबई इंडियंस ने थोड़ी गलती की इतनी जल्दी रिटायर करवा के। मेरे ख्याल से अभी भी वो 1-2 साल और खेल सकते थे, इतना पोटेंशियल है। और जो पावर वो रखते थे कि वन ऑफ द बिगेस्ट हिटर्स अगर कोई है उसमें से कीरन पोलार्ड का नाम बहुत ऊपर आएगा। आराम से ग्राउंड क्लियर करते थे, ही वॉज अ मॉन्स्टर। मतलब उनकी मिस हिट्स भी छक्के जाती थी, और उनके बड़े मैच की परफॉर्मेंस की वजह से मेरे ख्याल से इस टीम में वो नंबर पे, इस लिस्ट में वो 6ठे नंबर पे आते हैं। अब उनसे ऊपर कौन रहेंगे? उनसे ऊपर रहेंगे उन्हीं के कंपैट्रियट आंड्रे रसल। रसल जब आईपीएल में आए थे तो हर आदमी ये सोच रहा था कि वो बॉलिंग ऑलराउंडर है, वो अपनी बॉलिंग से मेनली कंट्रीब्यूट करेंगे, बैटिंग से जितना कर पाए कर पाए। वो भी वही दिल्ली डेविल्स में पहले आए थे, बट दिल्ली ने उन्हें जाने दिया। कोलकाता में उन्होंने अपना नाम बनाया, और क्या नाम बनाया भाई। बॉलिंग हो, बैटिंग हो, फील्डिंग हो, स्पेशली बैटिंग, काफ़ी बार 20 बॉलों पे 50 रन चाहिए, 20 बॉलों पे 45 रन चाहिए। आप सोचते हैं मैच हार गए हैं, आप सोचते हैं कैसे ये मैच जीतेगी, और आंड्रे रसल बैटिंग करने आते थे। 10 बॉलों पे 30, 10 बॉलों पे 35, 19 बॉलों पे 50, 18 बॉलों पे 51, ऐसी ऐसी इनिंग्स खेली हैं। मतलब ग्राउंड तो उनके लिए ऐसा लगता था कोई प्ले ग्राउंड है। आराम से आएंगे, मारेंगे, और इतने लंबे छक्के, और बड़े से बड़े बॉलर को, मतलब डेथ स्पेशलिस्ट जब उनके आगे आते थे तो कंट्रोल नहीं कर पाते थे। ये थी एंड्रू रसल की ग्रेटनेस। केकेआर जिनके पास शायद इंडियन कोर इतना अच्छा नहीं रहता था, बट आंड्रे रसल और सुनील नारायण दो ऐसे प्लेयर थे जिनके बदौलत वो हमेशा कॉम्पिटिटिव रहे। आंड्रे रसल की पावर हिटिंग, मेरे ख्याल से
उतना क्लीन हिट करने वाला बहुत ही कम प्लेयर है, शायद ही कोई हो। और इसीलिए मेरे ख्याल से इस लिस्ट में आंड्रे रसल मेरे हिसाब से पांचवें ग्रेटेस्ट ओवरसीज प्लेयर है। और उनके ऊपर आते हैं चौथे नंबर पे डेविड वार्नर। अब डेविड वार्नर के बारे में आपको क्या कहूँ, 3 बार ऑरेंज कैप विनर, सबसे ज़्यादा किसी भी इंडियन प्लेयर, किसी भी ओवरसीज प्लेयर ने 3 बार ऑरेंज कैप नहीं जीती है, बट डेविड वार्नर ने जीती। और ना सिर्फ ऑरेंज कैप जीती, अपनी टीम को आईपीएल जितवाया एज अ कैप्टन। आप कह सकते हैं शायद कि एबी डिविलियर्स बेटर बैट्समैन थे, बट अगर आप डेविड वार्नर की कैप्टनसी भी इन्वॉल्व कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई सवाल नहीं कर सकता है कि भाई डेविड वार्नर बैटिंग के साथ साथ जिस हिसाब से अपनी कैप्टनसी में सनराइजर्स को जितवा रहे थे, जो उनका इम्पैक्ट एज अ लीडर था, वो सेकंड टू नन था। तो इसलिए इस लिस्ट में वो चौथे नंबर पे रहेंगे, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सर्वेंट्स ऑफ द आईपीएल। उनके ऊपर मेरे ख्याल से अब जो रहेंगे वो हैं शेन वॉटसन। काफ़ी लोग कहेंगे यार शेन वॉटसन का नाम कैसे आ गया, तो उनको मैं यही कहना चाहूँगा, शायद आप लोगों ने शुरुआत से आईपीएल नहीं देखा। भाई पहले टूर्नामेंट में, जब टूर्नामेंट नया नया होता है, जब कोई वो टूर्नामेंट जानता नहीं है, तब आईपीएल को बुलंदियों तक ले जाने में वन ऑफ द फ्यू नेम्स जो हैं वो है शेन वॉटसन। पहले ही टूर्नामेंट में मैन ऑफ द टूर्नामेंट, जिस भी टीम में गए उसके लिए अच्छा खेला। पहले तो राजस्थान रॉयल्स के लिए ग्रेट सर्वेंट, फिर चेन्नई में जीते, बेंगलोर के लिए भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस। तो बैटिंग में, बॉलिंग में, अगर मैं ऑलराउंडर मुझे पिक करना हो आईपीएल की हिस्ट्री में और मेरे पास एक ऑक्शन का मौका हो, तो मैं सबसे ज़्यादा पैसे शेन वॉटसन को दूंगा शायद, क्योंकि इनसे ज़्यादा वैल्यूबल प्लेयर पूरे आईपीएल में कोई नहीं रहा है। और इतने लॉन्ग टाइम के लिए अपने फैग एंड में भी वो चेन्नई को जितवाते हुए गए। आईपीएल के स्टार्टिंग में राजस्थान को जितवाया, अपने करियर के एंड में चेन्नई को जितवाया। तो आप देखिए लॉन्जेविटी कितनी ज़्यादा है। इसलिए इस लिस्ट में मेरे हिसाब से तीसरे नंबर पे रहेंगे शेन वॉटसन। दूसरे नंबर पे कौन रहेंगे? दूसरे नंबर पे मेरे हिसाब से रहेंगे सुनील नारायण। अब सुनील नारायण की मैं क्या बताऊं आप लोग को, जब वो आए थे कोलकाता में तो जो उनका कहर था, 2-3 साल तो लोग रीड ही नहीं कर पा रहे थे। सुनील नारायण के 4 ओवर में, मैंने जैसा भी बोला राशिद खान के लिए 22-23 रन, सुनील नारायण के में तो आप 15-16 रन भी मार लें तो बड़ी बात हो रही थी, और कंसिस्टेंटली विकेट लेना। और वो इकलौते स्पिनर थे जो भाई पावर प्ले में भी बॉलिंग कर रहे थे, डेथ में भी बॉलिंग कर रहे थे, और फिर भी कोई नहीं मार पा रहा था क्योंकि कोई रीड ही नहीं कर पा रहा था। और अब तो वो बैटिंग में भी जो कंट्रीब्यूशन करते हैं भाई, लास्ट बार अभी आईपीएल जीती जब कोलकाता, तो एज एन ओपनर सुनील नारायण का जो परफॉर्मेंस था वो सेकंड टू नन। 20 बॉल पे 50, 18 बॉल पे 50, जो स्टार्ट देके जा रहे थे, जो इम्पैक्ट, तो एज एन ऑलराउंडर उन्होंने जो अपना गेम इन्वॉल्व किया है, बॉलिंग मान लीजिए थोड़ी कम हुई है तो बैटिंग में उसे भर दिया है। और जो कोलकाता को, जब वो कोलकाता में आए तो जो 2 टूर्नामेंट उन्होंने बैक टू बैक जितवाए, वो मुझे देख के लगता है कि शायद उनसे ज़्यादा इम्पैक्ट किसी एक सिंगल प्लेयर का आईपीएल में नहीं रहा है। कि भाई एक लौता है, बस उनकी साइनिंग से पूरी टीम ट्रांसफॉर्म हो गई। कि सुनील नारायण के आने से ऐसा हो गया था कि ओपोनेंट रन नहीं बना पा रहे हैं और वो खुद बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट कर रहे थे। तो उस इम्पैक्ट के लिए मेरे ख्याल से 2 नंबर पे रहेंगे सुनील नारायण। अब मेरे ख्याल से 1 नंबर पे आप लोगों ने गेस कर ही दिया होगा, मेरे हिसाब से वो हैं यूनिवर्स बॉस। 2 बार ऑरेंज कैप विनर, वो भी जब आईपीएल की स्टार्टिंग हो रही थी। तीसरी बार भी जीत जाते, बस माइकल हसी से 25 रन से पीछे रह गए, क्योंकि माइकल हसी की टीम फाइनल भी खेली थी। अब सोचिए आप, शुरुआत के ज़माने में जब आईपीएल किसी को खेलना नहीं आता था, जब T20 नया नया स्पोर्ट था, उस समय ऐसा डोमिनेशन। T20 के महानतम बल्लेबाज तो क्रिस गेल हैं ही, उनका रिकॉर्ड दिखाता ही है। बट जब कोई नई लीग चालू होती है तो उसमें लोग इंटरेस्टेड हों, उसके फैंस बने, ताकि और लोग उसे देखने आए, ताकि वो ब्रांड बने। उसमें क्रिस गेल का बहुत ऊपर रोल रहा है। लोग कहेंगे कि उन्होंने टाइटल नहीं जीता, हाँ नहीं जीता, बट जितने लोगों ने आईपीएल देखना चालू किया क्रिस गेल की वजह से, उसकी वजह से वो इम्पैक्ट जो है, यूनिवर्स बॉस का जो फैसिनेशन था, जो लोग टिकट खरीदते थे सिर्फ क्रिस गेल की बैटिंग के लिए, उसकी वजह से मैं नंबर 1 पे रखूँगा। शायद अगर आप ऑक्शन में जाएं तो आप कहें कि भाई इनमें से जो और प्लेयर हैं उन्हें मैं पहले खरीदूंगा, बट एज एन इम्पैक्ट आईपीएल के लिए ग्रेटेस्ट ओवरसीज़ का मतलब ये नहीं है कि वो खेलने में कैसे थे, वो ये है कि आईपीएल के लिए उन्होंने क्या किया। और मेरे ख्याल से क्रिस गेल से ज़्यादा किसी ने नहीं किया, क्योंकि जितने टिकट्स क्रिस गेल के नाम पर बिके उतने इनमें से किसी के नाम पर नहीं बिके होंगे। तो आपने आईपीएल को ब्रांड बनाने के लिए जितना आपने कंट्रीब्यूट किया, उतना अगर किसी ने नहीं किया और किसी ओवरसीज प्लेयर ने नहीं किया, तो मेरे हिसाब से आप नंबर 1 होना डिजर्व करते हैं। और इसीलिए मेरे ख्याल से मेरे तो फेवरेट बैट्समैन है एट विल जो वो छक्के मारते थे। भाई बेंगलोर में जब वो आए थे, ड्राफ्ट नहीं थे, विजय माल्या ने बीच में उन्हें लाए, और आते ही जो उन्होंने डोमिनेट किया, वो 12, 13, 14 का साल, भाई आपको मानना पड़ेगा उनके लेवल का कोई बैट्समैन दिख ही नहीं रहा था।
सिंगल हैंडेडली वो बैंगलोर को प्लेऑफ्स में, एलिमिनेटर्स में लेके जा रहे थे। कोई और चले ना चले, इट वॉज अ गारंटीड कि क्रिस गेल तो रन बनाएंगे ही बनाएंगे। कभी वो रन नहीं बना पाते थे तो बैंगलोर पूरी ढह जाती थी। इट वॉज अ वन मैन शो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और इसीलिए क्रिस गेल, ऑन द बेसिस ऑफ हिज इम्पैक्ट ऑन द IPL, ऑन हिज अबिलिटी टू ब्रिंग people into the stadium, on his ability to sell tickets, on his ability to sell shirts, Chris Gayle is the number 1 overseas player in this list. आप लोग बताइए आपके हिसाब से क्या ये लिस्ट में क्या चेंजेस होने चाहिए, कोई और ऐसा प्लेयर है जो मैंने मिस किया है? एंड प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कि आपके हिसाब से क्या हो सकता है इसमें चेंजेस। थैंक